कैपिटल स्ट्रक्चर क्लास 2 CA इंटर 2 FM। लास्ट क्लास में अपन ने देखा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा ऑप्टिमम है जिसमें अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आए, वैल्यू फर्म ज़्यादा हो, केओ क्या होए कम। जितनी के बढ़िया होगा केओ कम होगी, वी ज़्यादा होगी, क्योंकि इनका रिलेशन उल्टा है ना। आप जानते हो वी इजिकल टू क्या होता है, PBIT अपॉन में केओ, या ऐसे कह दो केओ इजिकल टू क्या होता है, PBIT अपॉन वी। तो ये एक दूसरे से रिवर्स में है। जब केओ ज़्यादा होगा तो वी क्या आएगी, कम। केओ कम होगा तो वी क्या आएगी, ज़्यादा। हम ये चाहते हैं ना कि हमारी वैल्यू फर्म क्या आए, ज़्यादा, केओ आए कम। तो ये देखो कैपिटल स्ट्रक्चर की एक थ्योरी की बात की थी मैंने, नेट इनकम अप्रोच। कौन सी थ्योरी थी वो, रेलिवेंट थ्योरी। रेलिवेंट थ्योरी क्या कहती थी कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कम ज़्यादा होने से वैल्यू फर्म बदलती है, केई बदलती है। लेकिन दूसरी थ्योरी कौन सी, इरेलीवेंट थ्योरी। इरेलीवेंट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता है डेट बदलने से आपस में क्या बदलते हैं, इक्विटी डेट बदलते हैं, केई बदलती है, लेकिन नहीं बदलता, केओ और वी वही रहते हैं। केओ और वी वही रहते हैं, बदलते हैं तो आपस में क्या, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट, जिससे केई बदलती है। तो ये थ्योरी कौन सी थी, इररेलीवेंट थ्योरी। मोदी गिलियानी मिलर ही इनका भाई है, वो दुरंड का ही वैसे थ्योरी में। तो वो क्या कहता है, मोदी गिलियानी मिलर, इसी पे आगे चलो। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बाद मोदी गिलियानी मिलर ने दो बातें बोली। पहली तो पहले वाली कर लेते हैं, बाद में दूसरी बात करेंगे। मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर की कौन सी अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर की कौन सी अप्रोच, MM अप्रोच, यानी मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच। ये अप्रोच का किसने दिया, ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के सिमिलर है। ये भी कौन सी थ्योरी दे रही है, ये भी इररेलीवेंस थ्योरी दे रही है। नाम से क्लियर है, इररेलीवेंस थ्योरी का मतलब ये कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी क्या कहता है मोदी गिलियानी मिलर, पहले तो इसने कहा देयर इज नो टैक्स ऑन फर्म या कंपनी। थोड़े साल बाद 1963 में इसको लगा नहीं टैक्स होता है, तो एक बदलेगा ये थ्योरी। अभी कह रहा है टैक्स नहीं, और इस थ्योरी का कहना है कि भाई देयर इज नो इफेक्ट ऑन केओ एंड वी ऑफ चेंज इन डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या कहा मोदी गिलियानी मिलर ने, कहता है कोई खास बात नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर में कर्जे आएंगे, इक्विटी कम हो जाएगी, कर्जे कम होंगे तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी बढ़ने से क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी। कहता है वो आपस में बदलते रहते हैं, क्या ये बदलते रहते हैं आपस में, S प्लस बी। कहता है ये बढ़ गया S गिर गई, ये गिर गया S बढ़ गई, आपस में ये बदलते हैं, केई बदलती है, लेकिन ये चीजें तो बदलती हैं आपस में, S B केई। लेकिन कहता है V इक्वल टू S प्लस बी, ये क्या रहती है, नो चेंज इवन आफ्टर चेंज इन डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो बदलने से भी फर्क नहीं पड़ता, डेट और इक्विटी कम ज़्यादा होने से भी फर्क नहीं पड़ता। ये डेट इक्विटी आपस में क्या रहते हैं, चेंज होने से आपका वैल्यू ऑफ फर्म SB, यानी लाइक क्या, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ही है ये मोदी गिलियानी मिलर। वो किया ना आपने कि वो चीज़ें सेम रहती हैं, क्वेश्चन किए थे वही है। तो ये कह रहा है, और ये जम्पशन लगा के चलता है मोदी गिलियानी मिलर, 100% डिविडेंड कंपनी बांट देती है, पे आउट कर देती है, देयर इज नथिंग टू रिटेन, कोई टैक्स लगता नहीं, कोई टैक्स नहीं लगता, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन नहीं बदलती, यानी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन या रिस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला पॉइंट यही है, कहता है ऑल फर्म्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्विवेलेंट और होमोजेनियस रिस्क क्लास। इट मींस दैट एक्सपेक्टेड अर्निंग सिमिलर रिस्क करेक्ट, मतलब रिस्क परसेप्शन सेम रहेगी, टैक्स लगता नहीं, डिविडेंड जितना है सारा लोगों का है, बांट दिया जाएगा। इन सब थ्योरीज के साथ ये MM अप्रोच बनी है। तो MM अप्रोच वही बात करती है जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच अपन बात करें, एक ही बात है वो, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से क्या नहीं बदलेगा,
डेट इक्विटी रेशो बदलने से वैल्यू ऑफ फर्म और केओ पे फर्क नहीं पड़ता। नीचे दो प्रोपोजिशन दिए इसने, क्या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म इंडिपेंडेंट है। कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से फर्क नहीं पड़ता, यानी डेट इक्विटी यूनिट्स अगर बदलते रहें, कहता है इट मींस दैट फॉर ऑल लेवल ऑफ डेट इक्विटी यूनिट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहेगी, सेम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही क्या है, लोगों के लिए के ही क्या है, रिटर्न, आपके लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिस्क बढ़ने से, डेट बढ़ने से ये भी चेंज होती है, वो ठीक है ये। लेकिन इस बंदे ने एक आर्बिट्रेज प्रोसेस बताई। आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक आदमी हमेशा क्या करता है, अच्छी फर्म से कम अच्छी फर्म की ओर जाता है ताकि कमाने के लिए, अच्छी फर्म से की तरफ भागता है कम। ये ह्यूमन नेचर है। मेरे पास प्रॉपर्टी है एक बहुत बढ़िया एरिया में और एक सोच रहा हूँ और लेने की, बढ़िया एरिया वाली प्रॉपर्टी क्या है, महंगी होगी, अब मुझे लगता है और महंगी कहाँ होगी, पहली पीक पे आ गई, अब मैं किधर की तरफ जाता हूँ, इसको बेच के सस्ते एरिया में, शायद वो ग्रोथ ज़्यादा करेगी। बात सच्चाई है। मान लो एक प्लॉट 60,000 रुपये गज हो गया, अब वो 60,000 में आप बैठे रहो कि लाख रुपए गज होगा, बहुत मुश्किल है, टॉप पे हो चुका है, उसके बाद तो डाउन होने की चांस है। लेकिन जो 10,000 वाला है ना, वो 20-25 पे भी जल्दी आ सकता है। ये इन्वेस्टर की सोच है। जो शेयर मार्केट में भी लोग जाते हैं ना स्टडी करने, उनके मास्टर भी उनको ये सिखाते हैं कि हमेशा टॉप की सिक्योरिटीज में पैसा बहुत ना लगाओ, क्योंकि उसमें मार्जिन नहीं होगा। 50,000 रुपये गज वाला प्लॉट लेके या 50,000 रुपये वाला शेयर लेके 52,000 भी हो गया तो कितने % ग्रोथ है, 50 वाला 52 का हो गया, 4% ग्रोथ है। क्या ग्रोथ है, 10 वाला 12,000 का हो गया तो भी 20% ग्रोथ है। तो आप देखो, आप एवरेज सिक्योरिटीज में मतलब बहुत पीक वाली में ना लगाओ, ये सिखाया जाता है। तो इन्वेस्टर, लेकिन मोदी गिलानी मिलर पता क्या कहता है, कहता है कहीं भाग लो। ये आज मैं यही टॉपिक कवर करने जा रहा हूं, मोदी गिलानी मिलर की कौन सी प्रोसेस, आर्बिट्रेज प्रोसेस। कहता है एक बंदा एक लीवर्ड फॉर्म से अनलीवर्ड, अनलीवर्ड से लीवर्ड की ओर भागता है। बंदा क्या करता है, जैसे अनलीवर्ड फॉर्म से किधर भागता है, लीवर्ड कंपनी में कई बार, और कभी कभी क्या करता है, लीवर्ड फॉर्म से कहां भागता है, कर्जे वाली फर्म से किस कंपनी में पैसा लगा देता है, अनलीवर्ड में। इस भाग दौड़ में उसे बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसकी पॉकेट में रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। यही एक आर्बिट्रेज प्रोसेस है जो किसने दी है, मोदी गिलानी मिलर ने, जिनका कहना है फिलहाल के कोई टैक्स नहीं लगता, जो है शेयर होल्डर का है सारा प्रॉफिट, और रिस्क परसेप्शन बदलती नहीं। इन थोड़ी सी एजम्पशन के साथ मोदी गिलानी मिलर कहता है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदे की जेब में क्या रहेगा, रिजल्ट लगभग सेम, और कंपनी की केओ और वी पे बहुत चेंज नहीं आता, डेट हो या डेट ना हो, सेम रहेगा। ये अप्रोच ये कहती है। तो आप एक एग्जांपल लेके इसको प्रूव करें, एक बंदा पकड़ लेंगे, देख लेते हैं उसको फायदा होता है कि नुकसान। वो एक कंपनी से दूसरी तरफ भाग के देखता है कि मुझे बचत हो जाए, तो बचत होगी कि नहीं देख लेते हैं। ये तो कह रहा है मोदी गिलानी मिलर कुछ नहीं होता, कहता है भाग ले, कम अच्छी से अच्छी की और अच्छी से कम अच्छी की और, तो कर ले उल्ट पुल्ट। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत फायदा होगा, बट इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ये ज़्यादा देर फायदा रहेगा नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। क्या कहता है, दो कंपनियां हैं, दो कंपनियां कह लो या दो फर्म कह लो, दो कंपनियां हैं या कह लो दो फर्म है। इलस्ट्रेशन 4 में दो फर्म या दो कंपनियां हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहा है सिमिलर है दोनों एक सी, बस फर्क क्या है, फर्म एक्स में 10% कर्जे हैं 10 लाख रुपए के, और फर्म वाई में नहीं होंगे। इसका मतलब कह रहा है दोनों सिमिलर फर्म यानी सिमिलर कंपनियां हैं, एक जैसी, बस एक में कर्जे हैं और एक में कर्जे नहीं है। एक्स में कर्जे हैं कितने, 10% ब्याज वाला 10 लाख का लोन है एक्स कंपनी में, वाई में नहीं है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ बोथ द फर्म आर, अर्निंग कितनी है, पीबीआईटी कितनी है, फर्म एक्स की 1.5 लाख रुपए है, सेम है दोनों में 1.5 लाख। इक्विटी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, के कितनी है,
एक्स की 20%, वाई की कितनी 12.5%। दो कंपनियां हैं, बताना कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। एक्स और वाई दो कंपनियां हैं, इनके अंदर पीबीआईटी कितना है दोनों में 1.5 लाख, पीबीआईटी 1.5 लाख। इक्विटी मुझे पता नहीं कितनी कितनी है, वो नहीं पता मेरे को, लेकिन मुझे डेट का पता है। डेट मतलब कर्जे, कर्जे कितने 10% वाले। किस में है ये कर्जे 10 लाख रुपए के एक्स में है, इसमें कोई कर्जे नहीं, अनलीवर्ड फॉर्म है। ठीक है, केई, इसकी केई कितनी है 20%, इसकी केई कितनी है 12.5%। ये डाटा दे के मुझे नीचे क्या पूछता है, मुझे कहता है वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दो। वो तो मैं निकाल दूंगा, वैल्यू ऑफ फर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मोदी गिलानी मिलर या एनओआई अप्रोच क्या कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कर्जे लेने ना लेने से, रिजल्ट सेम। और कहता है यही वजह है कि अगर कोई शेयर होल्डर लीवर से अनलीवर्ड में चला जाए, अनलीवर्ड से लीवर्ड में आ जाए, तो उसकी जेब में उसे भागदौड़ से फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कहता आप पढ़ाते हो ना कर्जे लेने से क्या होता है फ़ायदा, कर्जे लेने से कैपिटल स्ट्रक्चर में फ़ायदा होता है, डेट बढ़ते हैं, इक्विटी उतनी नहीं गिरती, ओवरऑल वैल्यू फर्म बढ़ती है। ये मोदी गिलानी मिलर कहता है, ऐसा सोचना ही है खाली, इससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता। चलो मैं इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम तो मैं दोनों फर्मों की क्या निकालता हूँ, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालता हूँ। पीवीआईटी बताना, पीवीआईटी 1.5 लाख, 1.5 लाख, इसमें से इंटरेस्ट कम करो, इंटरेस्ट ऑन डेट, कितना इंटरेस्ट ऑन डेट बोलो, 10 लाख रुपए का 10% कितना हो गया 1 लाख, इसमें डैश, तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितना आ गया बोलो 50,000, कितना आ गया इसमें 1.5 लाख आ गया, ये 50,000, ये 1.5 लाख प्रॉफिट फॉर इक्विटी। अब देखो कोई प्रेफरेंस है नहीं, टैक्स तो लगता ही नहीं, आपको पता है यही प्रॉफिट फॉर इक्विटी है, टैक्स लगता नहीं, प्रेफरेंस है नहीं, इसको किससे डिवाइड कर दो केई से, क्या आ जाएगा बोलो केई से डिवाइड करके, केई कितनी है 20%, ये कितना है 12.5%, क्या आ जाएगा इससे वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आ जाएगा एस, बताओ कितने रुपए का आ गया, ये करोगे 2.5 लाख और ये कितना आ गया 12 लाख। अब 2.5 लाख और 12 लाख, आप वैल्यू ऑफ डेट भी तो जोड़ो, वैल्यू ऑफ डेट बोरिंग बी कह लो या डी कह लो, इसमें कितना है 10 लाख, इसमें डेट नहीं, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना कितना आ गया बोलो वी 12.5 लाख, और ये कितना, कहते इतना चिल्ला रहे थे, क्या रिजल्ट है लगभग बराबर सही है, कहता है दोनों कंपनियों में बराबर से, कर्ज लेने से थोड़ा सा क्या हो गया इधर फायदा, देखो कर्ज वाली की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, लगभग सेम सा है। क्यों निकालना, क्यों किससे आता है, क्यों का फॉर्मूला होता है पीबीआईटी अपॉन में वी, तो करो क्यों, पीबीआईटी कितना है 1.5 लाख और वैल्यू ऑफ फर्म कितना है 12.5 लाख, ये करो 1.5 लाख अपॉन में 12 लाख, कितना इंटू 100 करना है कर लो, तो क्यों बोलो कितना आ गया 12%, ये एक 12% और एक क्या आ गया 12.5%, क्यों आ गया, ये 12% है और 12.5% है, क्यों आ गया। कौन सी फर्म अच्छी लग रही है वैसे शॉर्ट टर्म में, एक्स अच्छी लग रही है, कर्जे वाली अच्छी लग रही है ना, कर्जे वाली थोड़ी सी एज पे है, थोड़ा सा मामूली सा रिजल्ट अच्छा है, वैल्यू ऑफ फर्म भी थोड़ी ज़्यादा है कर्जों की वजह से, और वैल्यू ऑफ केओ भी क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम है, केओ तो कम ही चाहिए होती है ना, तो ये कम है। तो आपको इसको देख के लगता है कि लीवर्ड फॉर्म से अनलीवर्ड फॉर्म में क्या है नुकसान है, लीवर्ड फॉर्म कर्जे वाली अच्छी, अपन तो यही बात करते रहे कर्जे बुरे नहीं होते, तो ऐसा यहाँ भी लग रहा है। लेकिन अगर आर्बिट्रेज प्रोसेस प्रूव करें, बंदा कर्जे वाली से कम अच्छी कंपनी की ओर भागता है, देखें अब ये बंदा किधर से मूव करेगा, इस कंपनी से इस कंपनी की तरफ। आपको जी ऐसा क्यों, ये ह्यूमन नेचर है, कमाने के लिए बंदा क्या है अच्छी कंपनी के शेयर बेच के कहाँ जाता है एवरेज कंपनी में, ताकि उधर रेट बढ़ेगा, रेट देखें क्या होगा, मान लो सपोज राम हैज 10% इक्विटी इन एक्स लिमिटेड एंड wants to invest
अमाउंट इन 10% इक्विटी ऑफ वाई लिमिटेड। इधर मूव होना चाहता है बंदा। देखें भागदौड़ में फायदा होगा राम को कि नहीं। आर्बिट्रेज प्रोसेस कहती है कि इसका बेचा उसका लिया, रिजल्ट निकालो, लगभग सेम रहेगा, चेक करना पड़ेगा मोदी के लिए, यानी मिलर जो कह रहा है वो सही है कि नहीं। बंदा किधर से किधर भाग रहा है। सपोज बंदे के पास 10% शेयर है, अच्छी कंपनी कौन सी, एक्स से किधर मूव कर रहा है, कम अच्छी की और के बचत हो मुझे फ्यूचर में, उधर जा रहा है बेच के। इसका तो कह रहा है पहले ही अच्छा है, इसका रेट बढ़ेगा आने वाले टाइम में। देखें क्या होगा, इसकी इक्विटी कितने में बेचेगा। सपोज इसके पास इसके 10% शेयर है, तो सेल वैल्यू या रिलाइज वैल्यू ऑफ 10% इक्विटी ऑफ एक्स लिमिटेड। हाँ जी, एक्स लिमिटेड में 10% वो क्या है, इक्विटी में क्या है, पैसा रखता है, कितने में बेचेगा वो, बेचना। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है उसकी, वैल्यू ऑफ इक्विटी सारी कितनी है, 2.5 लाख। 2.5 लाख का 10% आपको क्वेश्चन ही गाइड कर रहा है कि 25,000 रुपया उसकी जेब में, और इधर लगाने को 10% कितना पैसा चाहिए, इधर लगाने को उसे 1,20,000 रुपये चाहिए। अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन 10% इक्विटी ऑफ वाई लिमिटेड, तो अमाउंट रिक्वायर्ड कितना 120, और उसे इधर इक्विटी बेच के कितना आया 25, तो उसे कितना पैसा चाहिए। अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन 10% इक्विटी ऑफ वाई लिमिटेड, कितना पैसा चाहिए। वैल्यू ऑफ इक्विटी 12 लाख है ना, 12 लाख का 10% कितने पैसे की जरूरत है उसे, उसे 1,20,000 रुपये की जरूरत है ना जरूरत उसे 1,20,000 रुपये चाहिए। उसकी जेब में माल कितना है 25। आपको क्वेश्चन ही गाइड कर रहा है, वो क्या करेगा, लोन लेगा। क्वेश्चन ही गाइड कर रहा है आपको कि आपकी जेब में उसका 10% बेच के 25 आया, इसमें लगाने को कितना पैसा चाहिए आपको 1,20। तो कर्जे लेने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी वजह, कर्जे लेने की वजह सुनो, रिस्क तो बराबर करना चाहोगे, 2 जगह पैसा लगाना चाहोगे तो रिस्क बराबर करोगे तो ही कंपैरिजन हो पाएगा। रिस्क बराबर किए बिना कंपैरिजन हो पाएगा क्या। एक आदमी से पूछा तू कैसे कमाता है, कहता ऑफिस में नौकरी करता हूँ, वहाँ से कमाता हूँ 30,000 रुपये महीना। दूसरे से पूछा तू कैसे कमाता है, कहता मैं 35 कमाता हूँ। क्या बढ़िया बात है, 5,000 कमाते। कहता करता क्या है, कहता रस्सी पे चल के लोगों को नाटक करके दिखाता हूँ, रोड पे रस्सी पे चलता हूँ, नाटक करके दिखाता हूँ, लोग पैसा दे के जाते हैं, ये मेरा काम है। बड़ा खतरे वाला काम है, जान का भी खतरा लेता है। तो ये क्या, ये कहना ठीक है कि ये 5 से ज़्यादा कमाता है, रिस्क बराबर नहीं है। उसका रिस्क देखो और उसका रिस्क देखो, उस हिसाब से तो 5,000 रुपये ज़्यादा कमा के भी कोई अच्छी बात नहीं है, वो तो बहुत खतरे का खिलाड़ी है। रिस्क बराबर किए बिना 2 चीज़ों में कंपैरिजन करना ठीक है क्या। लड़की वाले रिश्ता देखने जा रहे हैं, एक लड़का नौकरी करता है कहीं, मान लो 1 लाख रुपये कमाता है, दूसरे वाला 3 लाख कमाता है, करता क्या, अफीम बेचता है। पकड़ा गया तो क्या खत्म, ना पकड़ा तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। मतलब कहने का रिस्क के कर देंगे वो उधर रिश्ता ना, वही रिस्क का भी तो बात है। पैसे तो ज़्यादा कमाता है लेकिन रिस्क तो देखो काम कितना रिस्की है उसका, समझ गए ना। चलो, रिस्क बराबर किए बिना कंपैरिजन हो भी नहीं सकता, और क्वेश्चन गाइड भी कर रहा है क्या पैसे की जरूरत है। आप देखो, अब ध्यान से सुनना एक बात, अगर ये समझ आ गई तो आर्बिट्रेज प्रोसेस का कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। एफएम का मेन टॉपिक है ये, बड़े लोग स्किप करते हैं ये टॉपिक, देखना क्योंकि थ्योरेटिकल है ये। रिस्क बराबर करना है, आप लोन लोगे, आप इतना लोन लेना कि आपके ऊपर डिवेंचर का बर्डन उतना ही पड़े जितना पहले कंपनी में पड़ता था। पहले आपको कंपनी के डिवेंचर तंग कर रहे थे, और क्या आपको जो प्रॉफिट मिलता था कितना मिलता है, आप बोलो। आपको 2.5 लाख का 10% कितना मिलता होगा प्रॉफिट, 25,000 ना। इस कंपनी में 2.5 लाख, अच्छा वैल्यू ऑफ इक्विटी 2.5 लाख है, 2.5 लाख, 10% आपके हिस्से में प्रॉफिट आता होगा, कितना आता होगा 25। अगर ये डिवेंचर ना होते, डिवेंचर का ब्याज ना होता, नहीं सॉरी, ये है प्रॉफिट 50,000 है प्रॉफिट, मैं वो वैल्यू देख रहा हूँ। 50,000 प्रॉफिट का आपको कितना मिलता होगा अब 10% 5, डिवेंचर की वजह से ना।
डिवेंचर ना होते तो ये सारा प्रॉफिट 1.5 लाख सबको बढ़ता, तो तेरे को कितना मिलता? 10%। राम को मिलता 15,000। अब ये डिवेंचर के चक्कर में राम को कितना मिलता है? 50 का 10% 5,000, यही है ना। तो राम को इस डिवेंचर का बोझ कितना पर उठाना पड़ता है? 10,000। डिवेंचर ना होते तो राम को 15,000 मिलता प्रॉफिट। डिवेंचर की वजह से कितना मिला उसे? 5। 10,000 रुपये नुकसान किसकी वजह से होता है राम को? डिवेंचर की वजह से। अब ये कर्जे ऐसे उठाएगा, इतने कर्जे उठाएगा ताकि उस पर बोझ उतना ही रहे दिमाग पे उसके, डिवेंचर का। इतने कर्जे उठाएगा ताकि रिस्क क्या करना है अपने? बराबर। ऐसे तो फिर कंपैरिजन हो नहीं पाएगा, रिस्क बराबर ना हुआ तो। रिस्क बराबर करने के लिए कौन सी फर्म में जा रहा है जिसमें कर्जे नहीं है? कर्जे नहीं है, टेंशन फ्री। पर टेंशन फ्री से कंपैरिजन नहीं करना, टेंशन वाले के साथ कंपैरिजन करना है, ठीक। तो उसे क्या है? रिस्क खुद बना लेने की जरूरत है। अपने ऊपर क्या बना लेने की जरूरत है? रिस्क, ताकि रिस्क क्या हो जाए? बराबर, और पैसे की जरूरत भी पूरी हो जाए। तो वो पर्सनल लोन लेगा, पर्सनल लोन टेकन, सेम शर्तों पे एट द रेट 10%, क्योंकि डिवेंचर का बोझ भी 10% था। उतना लोन लेगा ताकि नुकसान उतना ही हो, ताकि ब्याज कितना पड़े इसके ऊपर? 10। कल को ये कमाएगा तो कर्जे का ब्याज भरेगा कि नहीं भरेगा? 10,000 भरेगा ना। तो इतना कर्ज उठा लो ताकि उसका बर्डन उतना ही पड़े जितना पुरानी कंपनी में पड़ता था। पुरानी कंपनी में से 15,000 की जगह 5 मिलते थे ड्यू टू डिवेंचर इंटरेस्ट, 10,000 रुपये कम मिलते थे, वही ब्याज पड़े इसे 10,000। ये पर्सनल लाइफ में लोन उठा लेगा तो अमाउंट अवेलेबल कितना हो गया? बोलो, अमाउंट अवेलेबल 1.25 लाख रुपया अमाउंट अवेलेबल हो गया। इसकी जेब में कितना हो गया पैसा? 1.25 हो गया ना। अब कर्जा उठा के रिस्क बराबर कर लिया इसने। हाँ, उस फर्म में कर्जे थे, रिस्क था। अब इस फर्म में कर्जे नहीं है, डिवेंचर है नहीं, कंपनी में तो कर्जे नहीं है, खर्चा नहीं है, तो तुमने खुद कर्जा उठा के अपने सिर पे टेंशन बना ली ना, ताकि रिस्क क्या कर लिया आपने? बराबर। इस कंपनी में पैसा लगाना है तो कर्जे तूने खुद उठा लिए ना, तो इसमें लगाने के लिए कर्जे तो तेरे सिर पे आ गए ना, तेरे पे कर्जों का ब्याज का बोझ तो पड़ गया ना, तो रिस्क क्या हो गया? बराबर। सही है। अब इसकी जेब में कितना माल आ गया? 1.25। अब आराम से राम कैन इन्वेस्ट इन वाई लिमिटेड, 10% इक्विटी में लगा देगा, और सेविंग बैलेंस इन पॉकेट कितना बच गया इसके? 5,000, क्योंकि 1.25 लाख रुपए इसकी जेब में आ गया, और ये लगा कितना रहा है उसमें? 1.20। 5,000 रुपये बिना लगाए ही वो उस कंपनी में 10% का हिस्सेदार बन गया नहीं? ये क्वेश्चन गाइड कर रहा है। लोन ना लेने का सवाल ही नहीं उठता। 1.20 लगाने को चाहिए, इसकी इक्विटी बेच के कितना आ रहा है? 25,000। तो भैया पैसा कहाँ है और लगाने को? तो कर्जा लेना है, तो कर्जा सेम शर्तों पे लो जितनी इधर डिवेंचर थे 10% वाले, वैसे ही कर्जा लिया, उतना ही खर्चा पड़ेगा। तो 1.25 लाख रुपये हो गया जेब में, 1.20 इधर लगाएगा, 5,000 रुपये जेब में बच गए, तो इन्वेस्ट हो गया पैसा। इधर से इनकम बोलो कितनी आएगी? रिटर्न एज इक्विटी टू राम फ्रॉम वाई लिमिटेड। राम को उधर से इधर भाग के देखे क्या रिटर्न आ रही है। इसमें प्रॉफिट कितने हैं? इसमें प्रॉफिट 1.5 लाख। राम को 1.5 लाख रुपए का 10% कितना आएगा? 10% इक्विटी में हिस्सा है, 15,000 आएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन टेकन, उस पे उसे ब्याज पड़ेगा। कितना ब्याज पड़ेगा पर्सनल लोन पे? उसे 10 लाख का लोन लिया है, 1 लाख का लोन लिया है, उसका 10% ब्याज कितना पड़ेगा उसे? 10,000। तो उसकी जेब में नेट सेविंग कितनी होगी? इस कंपनी में क्या मिलता था उसे? रिटर्न फ्रॉम एक्स लिमिटेड। जो एक्स लिमिटेड में शेयर होल्डर है तो उसे क्या मिलता है? उसे वहाँ भी तो क्या मिलता था? 50,000 का 10% इक्विटी का कितना मिलता था? उधर से भाग के वो कम अच्छी की कंपनी की ओर गया, जहाँ पे क्या है वैल्यू ऑफ फर्म थोड़ी सी कम है और केओ ज़्यादा है, कम अच्छी में गया। क्या हुआ? भाग दौड़ गए, हो गया क्वेश्चन ख़त्म। उसकी जेब में पहले भी 5,000 थे, आज भी सेविंग क्या उसके? 5,000। रिस्क बराबर करने के बाद राम को पूछो भी कैसा रहा? इधर गया भाग के उधर गया, क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट तेरी जेब में क्या है?
सेम। कहता हाँ जी सेम। कहता हमने मोदी गिलानी मिलर हंस रहा है। कहता मैंने तो कहा था। कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भाग लो, वो कर्जे वाली वो बिना कर्जे वाली। कहता ऐसे ही शोर मचाते रहते हो, कर्जे वाली बिना कर्जे वाली। कहता है के सेम वी सेम। ये थोड़ा बहुत फर्क है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में ये भी नहीं बचता। और मोर ओवर इधर बेचेगा उधर खरीदेगा, कुछ तो खर्चे भी पड़ जाएंगे। तो ये जो 5,000 रुपये सेविंग दिख रही है ना, इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। आपने लिख देना नीचे इट विल नॉट। ये बेनिफिट है ना थोड़ा सा कि 5,000 रुपये कम इन्वेस्ट करके भी उतना पैसा आ गया, तो आपको लिख देना है ये बेनिफिट शॉर्ट रन में है, इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। आप प्रूव करने जा रहे हैं बराबर, इसलिए अपने को यहीं छोड़ना है क्वेश्चन, ठीक है ना। बराबर प्रूव करने जा रहे हैं कि इनकम इसकी जेब में क्या आएगी बराबर, क्या फायदा इधर से दौड़ा उधर गया, रिजल्ट जेब में सेम का सेम, समझे। और यही आर्बिट्रेज प्रोसेस है। मोदी गिलानी मिलर कहता है कहीं भाग लो, लीवर्ड से अनलीवर्ड में, अनलीवर्ड से लीवर्ड में, जेब में माल बराबर ही आता है। और थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा आ भी गया जल्दी में डिसीजन लेने में, इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। सही है। वैसे नॉलेज के लिए मैं चेक कर लूँ कि अगर पूरे 1.25 लाख लगाता तो कितने कमा लेता। नॉलेज के लिए स्पॉस होल 125 ये वाले 1,25,000 इन्वेस्टेड इन वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड में पूरे 1.25 लाख लगा देता तो कितनी रिटर्न आती। रिटर्न फ्रॉम वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड में कितनी प्रॉफिट आते हैं बोलो 1.5 लाख, वाई में 1.5 लाख। कितनी है वैल्यू ऑफ इक्विटी 12 लाख। और वो 1.25 लाख लगा देता, पूरे लगा देता तो कितने आते उसे बोलो। 1.25 लाख के 1.25 लाख लगा देता, अभी तो 5,000 जेब में बच गए। 15 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, पर्सनल लोन कितना, वो तो 1 लाख का 10% कितना पड़ता है 10। तो इसको देखा जाए अगर ये पूरे लगाता है तो नेट बेनिफिट कितना होता है इसे, इसके बचत होती है कितनी 5625। थोड़ी ज़्यादा हो रही है ना 5,000, उधर तो 5 बनते इधर 5625, थोड़ा ज़्यादा बच रहा है। बट वही इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। जैसे तेरी तरह और भाग भाग के आएंगे ना इस कंपनी में, इसका रेट शेयर का महंगा हो जाएगा और जो थोड़े शेयर कम ही खरीद पाएंगे उससे रिजल्ट जेब में लगभग क्या आना है बराबर। आर्बिट्रेज प्रोसेस यही कहती है। तो ये अच्छी कंपनी से किधर भागता है हमेशा इन्वेस्टर, कम अच्छी में। और जो शुरू में आते हैं ना वो कमाते भी हैं नो डाउट। शुरू में आने वाला थोड़ा कमाता है लेकिन धीरे धीरे बाद में आने वाला नहीं कमाता। कोई नई प्रोडक्ट लाइन में आ जाओ आप बिजनेस में, जो शुरू में आ गया वही 2 पैसे कमा जाता है, जो उसकी कॉपी करके आते हैं वो उतने कामयाब नहीं होते, ऐसा फैक्ट है। प्रूव हो गया ये, सपोज करके मान के देखा। सुनो, ये 10% वाली स्टेटमेंट मैंने खुद अपनी ओर से जोड़ी, क्वेश्चन में ना दी हो तो 10%। और किस में मानना है, इधर से उधर जाना है कि उधर से उधर। एक चीज माइंड में रखना, अच्छी कंपनी से किधर जाना है हमेशा, कम अच्छी। ये इन्वेस्टर का बिहेवियर है, सब पढ़ाया जाता है। तो बचाने के लिए इधर से उधर जाएगा और लॉस में आ जाएगा। अच्छी से किधर आना है, कम अच्छी की ओर पैसा बचाना है। तो उधर से भागा वो इधर आ गया, लीवर्ड से कहाँ अनलीवर्ड में। तो अच्छी से कम अच्छी फर्म में आया। तो अच्छे वाले के 10% मान लो इक्विटी है, कितने के बिकेंगे, वो बिकेंगे 2.5 लाख का 10% 25 में। इधर लगाने को कितना चाहिए 12 लाख का 10%, 1,20,000। तो उसके पास पैसे ही कम है, क्वेश्चन गाइड कर रहा है, उसकी जेब में माल ही कम है। 25,000 रुपये से उधर एक 20 लगाना है तो वो ऐसे लोन उठाएगा ताकि रिस्क बराबर हो जाए। उसमें लोन तो है नहीं उस कंपनी में, इधर वाली में लोन था। रिस्क बराबर करने के लिए क्या है, पर्सनल लाइफ में लोन उठा लेगा। ताकि इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाई में पैसा लगाना है तो कर्जा लेके लगाना है। तो कर्जे तो आगे ना कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके, तो कल को जो इनकम आएगी कर्जों को दोगे ना ब्याज, तो वही बात होगी। इधर भी जो इनकम कंपनी एक्स को आ रही थी कर्जों के ब्याज की वजह से आपको कम मिलता था, कर्जा उसी शर्तों पे उठा लो जितना इस कंपनी में था 10% वाला, ताकि ब्याज सेम पड़ जाए। तो कर्जा उठाया लाख, जेब में 1.25 लाख हो गया। आपको कितने लगाने इधर, 1,20 लगा दो, 5,000 जेब में बच जाएगा, पड़ा रहेगा। 1,20 लगाने से 10% इनकम आई 15,000। लेकिन जो पर्सनल लोन उठाया उसका ब्याज कट गया 10,000, जेब में सेविंग कितनी 5, इधर भी कितनी आती थी सेविंग 5, भाग दौड़ के जेब में रिजल्ट क्या रहा सेम। यही अप्रोच है मोदी गिलानी मिलर की, जो आर्बिट्रेज प्रोसेस का मीनिंग समझाती है। सुनो, यहां तक का जो क्वेश्चन है,
ये है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, पढ़ा ना अपने, देयर इज नो टैक्स, और वो वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क नहीं पड़ता, पढ़ नहीं रहा, मामूली फर्क पड़ रहा है, लगभग क्या मामला सेम है, देख लो 0.5 को ज़्यादा फर्क नहीं, वही सेम है, और वैल्यू ऑफ फर्म भी कितना फर्क है, सेम है। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम। अगला स्टेप, मोदी गिलानी मिलर ने इस सारे को जस्टिफाई करने के लिए एक आर्बिट्रेज प्रोसेस समझाई है, वो मैंने आपको बता दी। क्या होती है आर्बिट्रेज प्रोसेस, समझ आ गया? आईसीए की बुक में भी एक आधा क्वेश्चन आर्बिट्रेज प्रोसेस का, मोदी गिलानी मिलर ने क्या बोला, मैंने आपको बता दिया क्या बोला उसने। अब थ्योरी यहाँ से पढ़ोगे समझ जाओगे, मैंने अपनी लैंग्वेज में समझा दिया। क्लियर? एक ना क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, मोदी गिलानी मिलर की प्रोसेस समझाने का, इस कंपनी से उस कंपनी में जाएगा ऐसा। और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे 7th है, 6th है, जिसमें उसके पास है उससे दूसरी में जाएगा, वो क्वेश्चन में बता दिया, आपका काम आसान कर दिया, आपको कुछ एज्यूम नहीं करना। ये आर्बिट्रेज को एज्यूम करने के लिए मैं खुद सोच रहा था किधर मूव करेगा, अच्छी से वो कम अच्छे की ओर, और वो क्वेश्चन में बता रहा है 6, 7वें में, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, जैसे कह रहा है वह करो, वो मतलब आपका काम आसान कर रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है। मान लो इन्वेस्टर के पास एल कंपनी कहता है इज एल कंपनी विल बी बेटर ऑफ इन स्विचिंग इज होल्डिंग टू यू, एल से वो किस में जाना चाहता है, एल से वो यू में जाना चाहता है, तो इधर भी तो लीवर्ड से किस में गए अपा, अनलीवर्ड में, एल से यू में जाना चाहता है, तो वो अपन ने देख लिया। ठीक है, अगले वाले में देख लो, 8वां करना उल्टा, 8वां रिवर्स आर्बिट्रेज। देखना अब 8वें से थोड़ी बहुत डाउट और क्लियर हो जाएंगे। देखो 7वां तो बिल्कुल ऐसा ही है आर्बिट्रेज का, 8वां ना रिवर्स आर्बिट्रेज क्या है, इसको समझना, उल्टा है, उल्टा है। वो कर्जे वाली कंपनी से बिना कर्जे की बजाय बिना कर्जे वाली से कर्जे वाली में जाएगा, देखना उल्टा होगा ये क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, 7वां आप आराम से कर लोगे, जो भी किया क्वेश्चन उसकी कॉपी है 7। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन 8 क्या कह रहा है, पढ़ो 8। एल एंड यू आर टू फॉर्म्स, एल और यू क्या है, दो फर्में हैं जो आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट फर्म एल के कितने कर्जे हैं, फर्म एल में 25 लाख के कर्जे हैं, दोनों फर्में एक सी हैं, वैसे एल में कर्जे हैं, यू में कर्जे नहीं है, अर्निंग दोनों की सेम है 5 लाख, कई दे रखी है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एल और यू फर्म में क्या दे रखा है, पीबीआईटी कितनी कितनी है, बोलो 5 लाख और 5 लाख पीबीआईटी। कर्जे कितने हैं, एल में कर्जे हैं 10% डेट, कितने के हैं, 25 लाख के लोन है, इसमें लोन नहीं है, इसमें कई कितनी है 20%, इसमें कई कितनी है 12.5%। आप ऐसा करो, इन दोनों फर्मों का क्या निकाल लो, पहले तो एल और यू, आप इनकी वैल्यू फर्म निकाल लो, पहले पीबीआईटी लिखो, कितने कितने हैं पीबीआईटी, इसके 5 लाख और इसके भी कितने 5 लाख, लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, करो कम, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है, इसके अंदर 25 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है 2.5 लाख है, इसमें है नहीं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट फॉर इक्विटी आ गए, प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितने आ गए 2.5 लाख, और यहाँ पे 5 लाख, ये 2.5 लाख ये 5 लाख प्रॉफिट फॉर इक्विटी आ गए, ये 2.5 लाख ये 5 लाख आ गए। अब आप देखो इसको किससे डिवाइड करोगे, क्योंकि टैक्स तो होता ही नहीं इस अप्रोच में, इसको कई से डिवाइड करो, कई 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 कितनी है 20% और 12.5%, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी एस कितना कितना आ गया, बोलो एस करना 12.50 12.5 लाख, ये 40 लाख, और वैल्यू ऑफ डेट बताना बी,
वैल्यू ऑफ डेट बोरिंग 25 लाख, इसमें कर्जे है नहीं, तो आप मुझे वैल्यू ऑफ फर्म बताना। वैल्यू ऑफ फर्म वी कितनी आ गई 37.5 लाख, और ये कितनी आ गई 40 लाख। क्लोज में आप देखो केओ कितनी आएगी, पीबीआईटी अपॉन में वी, ये आएगी। करो, इसमें पीबीआईटी कितनी है 5 लाख, और वैल्यू ऑफ फर्म 37.5 लाख, इसमें 5 लाख, वैल्यू ऑफ फर्म कितनी 40 लाख। तो बताना इसमें कितना आ गया और इसमें कितना आ गया केओ 13.33, इसमें 12.5। हाँ जी, कौन सी फर्म बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग, जिसमें केओ कम और वी ज़्यादा हो? केओ कम और वी ज़्यादा हो, कौन सी फर्म अच्छी है? ये वी, इसमें वी क्या है 40 लाख और केओ कम, बेस्ट फर्म है, ये फर्म बेस्ट है। कौन सी? यू लिमिटेड बेस्ट है, जिसमें कर्जों के वजह से नहीं है बल्कि बिना कर्जों की वजह से ही ज़्यादा है, देख लो। वरना तो कैपिटल स्ट्रक्चर वाली वो अच्छी होती है जिसमें कर्जे होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ बिना कर्जे वाली में वैल्यू ऑफ फर्म क्या आ रहा है ज़्यादा और केओ क्या आ रहा है कम। तो अभी इन्वेस्टर कहाँ से कहाँ जाएगा बोलो? मैंने कहा अच्छे से कम अच्छे की ओर जाएगा, फ्रॉम यू टू लीवर्ड में, यानी अनलीवर्ड से किस में जाने वाला है? लीवर्ड। तो देखें क्या होगा, सपोज राम हैज 10% equity in U Limited and now wants to invest in 10% equity of L Limited में जाना चाहता है। U से वो किधर जाना चाहता है? U से शिफ्ट होके L Limited में जाना चाहता है ना, वो U से L Limited में जाना चाहता है, ये बात है ना। देखिए फिलहाल यू के शेयर है, तो सेल वैल्यू या रिलाइज वैल्यू ऑफ 10% इक्विटी इन यू लिमिटेड। यू लिमिटेड की इक्विटी कितने में बेच देगा? हाँ जी, 40 लाख रुपए की वैल्यू ऑफ इक्विटी है, 10% कितने में बिक जाएगी बोलो? ₹4 लाख में। और उसे अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है? Amount required to invest in 10% equity of L Limited। L Limited में लगाने को उसे कितना पैसा चाहिए? ये देखो, L Limited में लगाने को उसे पैसा चाहिए, उसकी इक्विटी की वैल्यू कितनी है? 12.5 लाख सारी है। 10% के लिए उसकी जेब में कितना माल चाहिए? 1.25 लाख रुपया सारा चाहिए। सही है ना? पैसा बहुत कम चाहिए, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है ना? आपके पास पैसा कितना है? 4 लाख। उसके पास कितना है उधर लगाने को चाहिए? 1.25 लाख। जेब में बैलेंस कितना बच गया आप लगा दोगे तो? 2.75। लेकिन रिस्क बराबर भी तो करना है। अब देखो आप कौन सी फर्म में चल रहे हो जिसमें कर्जे नहीं है, अनलीवर्ड, रिस्क फ्री। ये वाली तो क्या है? रिस्क फ्री सिक्योरिटीज थी, इन्वेस्टमेंट थी। और वो कहां पहुंच रहे हो आप? लीवर्ड में। लीवर्ड वाली फर्म में जा रहे हो जिसमें कर्जे हैं। ये क्या थी? अनलीवर्ड वाली थी। अनलीवर्ड, कर्जे नहीं थे, अनलीवर्ड फर्म। वह कर्जों वाली में जा रहे हो ना, खतरा ले रहे हो कर्जों में, तो भैया रिस्क बराबर कैसे करें? फिर खतरा है। खतरा क्या है? उसमें 10% बोझ आपको कम मिलेगा। इस नई कंपनी एल में आपको 10% कम इनकम आएगी। आपको इनकम आएगी 2.5 लाख का 10% 25 डिवेंचर की वजह से। डिवेंचर ना होते तो आपको 5 लाख का 10% आता 50, अब आएगा 2.5 लाख का 10% 25। ऐसा करो, रिस्क बराबर करने के लिए अपनी जेब में माल भी ज़्यादा पड़ा है, आप पर्सनल इन्वेस्ट कर दो कहीं, फालतू पैसा ना कहीं इन्वेस्ट कर दो, ताकि उधर से इनकम कम आएगी ब्याज की वजह से, उतनी ही इनकम कहां से आ जाएगी? पर्सनल इन्वेस्टमेंट से। किसी को लोन दे दो, कहीं इन्वेस्ट कर दो, पैसा फालतू पड़ा है ना। अब आप इस कंपनी से इस कंपनी में आ गए। इस कंपनी में ब्याजों की कमाई की खर्चे की वजह से आपको इनकम 25,000 कम आने वाली है।
इक्विटी को 5 लाख नहीं बटता। इसमें तो 5 लाख का 10% आपको मिलता था, यहाँ 5 लाख का 10 नहीं मिलेगा आपको, आपको 2.5 लाख का 10% मिलेगा, आपको 25,000 कम मिलेगा। आप ऐसा करो, फालतू पैसा ऐसी जगह लगा दो जहाँ से 25 कम आए, वहाँ से आ जाए 25, समझ गए। सेम शर्तों पे कहीं और लगा दो, फालतू पैसा आपके पास पड़ा है, कितना पड़ा है फालतू, तो बहुत पड़ा है। आपको लगाने को 4 लाख रुपए आगे लगाना चाहिए, एक 25, 2.75 पड़ा है, नहीं 2.5 लाख लगा दो। यानी आप क्या करोगे, आप करोगे एक 25 यहाँ इन्वेस्ट करोगे, प्लस आप क्या करोगे, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल लोन गिवन, या क्या करोगे, पर्सनल इन्वेस्टमेंट एल्सवेयर, कहीं आप किसी बैंक या कहीं इन्वेस्ट कर दोगे। इन ऑर्डर टू अर्न ₹25,000 इनकम, टू इक्वलाइज द रिस्क इन बोथ द फर्म ऑफ बोथ फर्म, दोनों फर्मों का रिस्क बराबर हो जाए तो आप क्या करोगे, आप 2.5 लाख रुपया पर्सनली कहीं लगा दोगे, ऐसी जगह जहां से 10% इनकम आ जाए। तो आप कहोगे जी 2.5 लाख रुपया आपने इस 4 लाख में से कहां लगा दिया, पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर दी 10% वाली, कितना आपने 2.5, आपने इसमें से इन्वेस्टमेंट कहां कर दी, इन्वेस्टमेंट इन 10% इक्विटी ऑफ यू लिमिटेड, कितने लगा दी उसमें, 1.25। तो आपके पास बैलेंस जेब में फिर भी कितना बच गया, बैलेंस इन पॉकेट, आपकी जेब में अभी भी पैसा बच गया, 2.5 लाख और 1.25, तो 25,000 अभी भी जेब में बच गया, 4 लाख में से बच गया। चले साल बाद देखे क्या हालत होती है, साल बाद देखो इधर से क्या रिटर्न आती थी, रिटर्न फ्रॉम यू लिमिटेड इन पास्ट में क्या रिटर्न आती थी, 10% के मालिक थे तो आपको कितनी रिटर्न आती थी हर साल, 50,000 आया करती थी इधर से यू से। नई फर्म से देखिए क्या आएगी आफ्टर 1 ईयर, देखते हैं इधर एक तो रिटर्न फ्रॉम एल लिमिटेड से तो आपको कितनी रिटर्न आएगी, आपको प्रॉफिट 2.5 लाख का 10% कितनी आएगी, मानो सेम शर्तों पे चलेगा आगे भी 25,000, प्लस आपको क्या आएगा, 2.5 लाख का 10% 25,000 तो आ गया, प्लस क्या आएगा आपको, प्लस आएगा इंटरेस्ट या इनकम ऑन पर्सनल इन्वेस्टमेंट। वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट की ना ताकि रिस्क बराबर हो जाए, ठीक है। उधर देखो बिना रिस्क से खतरे वाली में आ गए तो रिस्क बराबर तो है ही नहीं, तो रिस्क बराबर करने के लिए आपने उसी शर्तों पे जितना बोझ डिबेंचर का आप पे पड़ेगा उतना ही किसी को आपने क्या दे दिया, पर्सनल लोन, उधर आएगा इधर कम आएगा, बात बराबर हो जाएगी ना। रिस्क क्या कर लिया आपने, बराबर कर लिया, रिस्क बराबर कर लिया। तो आपको देखो पर्सनल वाला लोन आप सेम शर्तों पे 2.5 लाख किसी को दे दोगे लोन या फिर इन्वेस्ट कर दोगे कि किसी जगह, 25,000 इनकम वहां से आ जाएगी, तो आपकी जेब में क्या बचा, बेनिफिट एट ईयर एंड आपकी जेब में कितना पैसा बचा, 50,000। पहले वाली फर्म में क्या बचता था, यू में 50। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने जेब में 25,000 कम इन्वेस्ट करके भी बचा लिया। तो वो तो मैं कहता ही हूँ शॉर्ट रन में थोड़ा सा क्या होता है फायदा अदला बदली में, पर इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। आप कहना लॉन्ग टर्म में ये भी जो थोड़ा फायदा दिख रहा है ना कि कम इन्वेस्ट करके भी आपने उतना कमा लिया, ये लंबे टाइम तक रहेगा नहीं। समझ गए? क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्यों हो जाता है, क्योंकि सब चीज़ें अपने ही दिमाग से सोचनी है, अजम्पशन भी अपनी, फॉर्मेट भी अपना, प्रूव कर दो, बस प्रूव करना है आपने, कभी लोन लेके तो कभी लोन दे के। यहाँ पे रिवर्स आर्बिट्रेज है, रिवर्स आर्बिट्रेज में उल्टा होता है, अनलीवर्ड से वो किधर भाग रहा है, लीवर्ड में, कर्जों वाली में। तो उसमें ये चीज़, ये पॉइंट दिमाग में नहीं आता, कई बार कर्जा लेने वाला तो जल्दी आ जाता है दिमाग में, किसी को लोन देना या इन्वेस्टमेंट वाला माइंड में नहीं आता। पर ये क्वेश्चन गाइड कर देगा कैसे, 4 लाख आ गया वो बेच के और ये लगाने को चाहिए 1.25 लाख, क्या 2.75 यूं ही पड़े रहेंगे? इससे आइडिया होता है ये 2.75 कहीं ना कहीं अपने को क्या करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट। पर हम 2.75 इन्वेस्ट ना करके पर्सनल लोन या इन्वेस्टमेंट वही करेंगे ताकि बर्डन 25,000 पड़ रहा है ना इधर हम पे, 50 की जगह 25 आ रहा है, तो उधर से 25,000 इनकम आ जाए, बस बराबर हो जाए रिस्क। समझ गए? मान लो मैंने एक बिल्डिंग किराए पे ले ली,
मुझे टेंशन है किराया भरना पड़ेगा, काम चले ना चले, मैं इधर एक फ्लोर किराए पे चढ़ा दूँ, मेरे पास फालतू पड़ा है, समझ गए, इधर किराया लो उधर दो, क्या टेंशन है, बराबर हो गई साहब, किराया उधर बढ़ेगा इधर बढ़ा देंगे, मतलब आपने रिस्क क्या कर लेना है बराबर, टेंशन फ्री आप, वो चीज़ है। रिजल्ट जेब में क्या आ रहा है सेम। बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम? हाँ जी, पर वो बराबर करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि वो सेम रिजल्ट आए। यानी ये कह रहा है कि मार्केट की कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती तो इधर से उधर जाने में फ़ायदा होता है, थोड़ा फ़ायदा होता है आर्बिट्रेज। एक आदमी एक शेयर मार्केट से दूसरी शेयर मार्केट में जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, जल्दी जो मूव करता है ना, जैसे आज अभी जल्दी जल्दी मूव करता है, उसको थोड़े बहुत शाम को कोई थोड़े बहुत हंड्रेड्स में बच जाते हैं। जो रुक के मूव करता है, इस मार्केट में रेट तेज है, इसमें स्लो है, डाउन है, तो फ़र्क जो है ना वो जल्दी एक्शन लेने वाले को बेनिफिट होता है, वेट करने वाले को नहीं। कल को मार्केट क्या हो जाती है बराबर, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में शिफ्ट होता है तब भी। तो ये वही चीज़ प्रूव करने की है कि भाई कोई, मतलब मैंने ये बताने की कोशिश की आपको कि भाई लीवर्ड अनलीवर्ड फॉर्म में भागदौड़ करके बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोदी गिलानी मिलर ने तो यही ख़त्म कर दिया अपना, कहता क्या है देख लो बराबर सही है काम, इधर 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 इधर, जबकि कर्जों का फ़र्क कितना है, 25 लाख का है, कर्जे कितने 25 लाख, इधर है नहीं, लेकिन रिजल्ट क्या है, लगभग लगभग क्या है बराबर। वो इसे बराबर ही मानता है, कहते हैं ये शॉर्ट रन में फ़र्क है, ये भी नॉट लास्ट लॉन्ग। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस इस वजह से आ रही है, और ये जो फ़र्क आ रहा है ना थोड़ा, वो भी इस वजह से आ रहा है, फ़ायदा थोड़ा सा बच रहा है, क्योंकि बिल्कुल बराबर नहीं है ना दोनों, इस वजह से। तो जल्दी जो मूव करेगा उसे थोड़ा फ़ायदा होगा। रिवर्स आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज यानी अपन ने ये कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हमने उनकी जो थिंकिंग थी वो इधर से उधर मूव करने वाली। तो वो कहते हैं जी लीवर्ड से अनलीवर्ड फॉर्म में कोई धमाके नहीं होते बड़े कि बहुत कमाई हो जाएगी भैया कर्जे लेने से या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इररेलेवेंस थ्योरी इसीलिए बोलते हैं, कहता है कर्जों का कैपिटल स्ट्रक्चर में होने से वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई बड़ा फर्क नहीं आता, सेम रिजल्ट रहते हैं। ये प्रूव कर रहा है मोदी गिलानी मिलर, इसी की अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यही बात कहती है। लेकिन कुछ साल बीते, चले आगे, कुछ साल बीते, मोदी गिलानी मिलर एक दिन सोए हुए थे, सोते सोते उनको ध्यान आया भी देयर इज टैक्स। पहले तो कह रहे टैक्स नहीं है, अब कहते हैं टैक्स है, और टैक्स का इम्पैक्ट क्या होता है पॉजिटिव, उन्होंने कहा, कहता हाँ बात सच्चा है, क्योंकि डिवेंचर का ब्याज P&L में आके प्रॉफिट को कम कर देता है, जिससे क्या होती है टैक्स की बचत, इतना इक्विटी की वैल्यू गिरती नहीं डिवेंचर होने से, यही तो वजह है। ये तो बिना टैक्स होल्ड किया भी, अगर टैक्स का इम्पैक्ट ले लें तो और अच्छा आएगा कर्जे वाली फर्म में अक्सर। तो उन्होंने कहा जो कर्जे वाली फर्म होती है, बिना कर्जे वाली फर्म से वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है। अगर फर्में एक सी हैं तो कर्जे वाली की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, मान लो 10 लाख के कर्जे, टैक्स 30%, तो कितना 3 लाख वैल्यू ज़्यादा होगी। शॉर्टकट दिया उन्होंने, वैसे एग्जैक्ट ऐसे कहना मुश्किल है, अगर सोल्व करके करूं तो। मान लो क्वेश्चन सोल्व करूं मैं, बिना कर्जे से कर्जे वाली फर्म में प्रॉफिट कितनी वैल्यू फर्म ज़्यादा होगी, ये कहना तो ठीक नहीं है कि कर्जे वाली में कर्जा इनटू टैक्स की रेट। मोदी गिलानी मिलर ने तो यही कहा, इतना फ़र्क होता है। एग्जैक्ट सोल्व करके इतना है जरूरी नहीं। मोदी गिलानी मिलर का मानना है पहले आप अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकाल लो, जैसे निकाल तो बिना कर्जे वाले की, फिर लीवर्ड की कैसे निकालनी है मैं बताता हूँ, कहता है ऐसे निकालनी है, लगभग ऐसे ही होता है। यानी ये बोलता जा रहा है और हम सुनते जा रहे हैं, बस बात ये है वो थ्योरी देता जा रहा है, और कैसे दे रहा है उसको भी नहीं पता। बस ये तो वो बात है, एक आदमी कह रहा है ऐसे कर लो ठीक हो जाओगे, आपने पूछा कैसे, कहता कैसे का जवाब नहीं है, कर लो। वो चीज है। ये कह रहा है MM अप्रोच, MM अप्रोच हैविंग टैक्स इफेक्ट। क्या कहता है, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वैल्यू ऑफ फर्म कौन सी की, अनलीवर्ड की निकाल दो, पहले अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकाल दो, वैल्यू फर्म अनलीवर्ड की कैसे, जिसमें कर्जे नहीं है।
प्रॉफिट फॉर इक्विटी को किससे डिवाइड करके के से एस आ जाएगा, बस वही वैल्यू ऑफ फर्म है, कर्जे तो है ही नहीं। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, इसका क्या होगा आंसर, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स। बस इन्होंने ये थ्योरी दे दी, कहता है बस शॉर्टकट है। हालांकि ये इतना एग्जैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन्होंने तो ये थ्योरी दे दी, कहता है ऐसे ही होता है। तो ये क्या कहते हैं, कहते जी आप वैल्यू निकाल लो कौन सी फर्म की, पहले अनलीवर्ड जिसमें कर्जे नहीं है। इसका आंसर वैसे ही आएगा जो अब तक पढ़े अपन क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन किए क्या, प्रॉफिट फॉर इक्विटी निकाल के उसको कई से डिवाइड कर दो, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, बीच में बोरिंग है ही नहीं, बिना कर्जे वाली है, तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गई, वैल्यू ऑफ इक्विटी। फिर उसमें क्या दोबारा से नहीं सोल्व करना पीबीआईटी से, बस ये फर्में एक सी हैं दोनों कंपनी, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, ये वाली वैल्यू ऑफ फर्म कौन सी, अनलिवर्ड वाली यहाँ रख दो, प्लस उसमें क्या कर दो, डेट इनटू टैक्स। बेनिफिट होता है ना, आप कहते हो कर्जों से फायदा होता है, टैक्स का बेनिफिट होता है, तो यही ये बात कह रहे हैं कि भाई कर्जों का फायदा होता है। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 इसी चीज को प्रूव करता है जो मोदी गिलानी मिलर ने बाद में कहा। इलस्ट्रेशन 9 देखना,
कि भी लीवर्ड फर्म में फायदा। कह रहा है दो फर्म एक सी आइडेंटिकल हैं, यू एंड एल। यू में कर्जा है, एल में कर्जा नहीं है। क्या कहता है, यू इज अनलीवर्ड, एल में कर्जा है। यू और एल दोनों कंपनियां एक सी हैं। एक में क्या कहता है 20 लाख का कर्जा है, कितने % कर्जा है, 8% डेट है, कितने का, 20 लाख। किसमें, अच्छा एल में है, ये छोड़ो, 20 लाख रुपए का एल में कर्जा है, लीवर्ड है, यू अनलीवर्ड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों में क्या है, पीबीआईटी, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने हैं, इसमें कितने हैं, दोनों में 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख। कहता है टैक्स की रेट कितनी है। अब इन्होंने टैक्स का भी सोचा, पहले तो टैक्स के बिना ही ये अप्रोच चला रहे थे, बाद में इन्होंने कुछ सालों बाद देखा कि नहीं टैक्स का इफेक्ट लेना चाहिए। कई किसकी दे रखी है, सिर्फ हमें कई कितनी दे रखी है, 10। तो पहले आप देखो, इसका तो कई नहीं पता, इसकी तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। आप इसकी वैल्यू निकाल लो, कैसे कर लो। पीवीआईटी कितने हैं इसके, पीवीआईटी कितने हैं, 6 लाख, जिसमें से डिवेंचर का ब्याज कितना पड़ जाएगा, है ही नहीं, डिवेंचर 6 लाख पे टैक्स कितना लग जाएगा। देखो ना, पीवीआईटी 6 लाख है, इसमें कोई डिवेंचर तो है ही नहीं, अनलिमिटेड फॉर्म है, इसमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं कोई, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 6, इसमें टैक्स काटो कितने %, 35%, कितना, 6 लाख का 35%, 210, तो कितना आ गया प्रॉफिट फॉर इक्विटी, 390। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी एस कैसे आता है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी को किससे डिवाइड करते हो, केई से। केई 10% है, कितना आ गया, 39 लाख, 39 लाख आ गया ना। 390 को 10% से डिवाइड कर दो। इसमें वैल्यू ऑफ डेट तो है ही नहीं ना, अनलीवर्ड फॉर्म है, डेट तो है ही नहीं, इसमें कर्जे है ही नहीं, तो वैल्यू ऑफ फर्म वी कितना आ गया, 39 लाख रुपए वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। 39 लाख है, इधर वैल्यू ऑफ डेट है ही नहीं, बोरिंग है ही नहीं, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया, यहाँ से वैल्यू ऑफ फर्म 39 लाख रुपए का आ गया 39। चलो अब कहता है कि अगर आपको इसके बेस पे, ये तो 39 लाख आ गया, वैल्यू ऑफ फर्म अनलीवर्ड कौन सी है, यू, इसमें कितना आंसर आ गया, 39। अगर आपको लीवर्ड फर्म एल की वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ फर्म कौन सी, एल की, जो कि क्या है, अनलीवर्ड फर्म, तो सॉरी लीवर्ड फर्म। तो आप वैल्यू अनलीवर्ड की निकाल लो, कितनी है, 39 लाख। दोनों कंपनियां एक सी हैं, पर इसमें कर्जे होने से क्या आता है, बेनिफिट आएगा, कहता है टैक्स बेनिफिट होगा। तो कितने के कर्जे हैं इसमें, 20 लाख का 30%, 20 लाख 35 है क्या, कितना, 7 और 39 कितना आ जाएगा, 46 लाख वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। कौन सी कंपनी, एल में। ये मोदी कल्याणी मिलर ने कहा टैक्स इफेक्ट की बात। कुछ साल पहले तक जो बंदा कह रहा था टैक्स नहीं है, कुछ सालों बाद उसने ये थ्योरी दे दी टैक्स है, और टैक्स की वैल्यू ऐसे निकालने को कहा कि आप अनलीवर्ड में निकाल लो जिसमें कर्जे नहीं है, जो आंसर आएगा लीवर्ड उसके जैसी कंपनी में आंसर कितना आएगा, डेट इनटू टैक्स की रेट। और वैसे भी इसको सीधा कर भी नहीं सकते थे आप, पीबीआईटी है लेस टैक्स करके, लेस डिवेंचर का इंटरेस्ट करके, ठीक। केई कहाँ से लाओगे, केई दे ही नहीं रखी वैल्यू 50, ये तरीका ही लगाना पड़ेगा। तो आपको ये लगाना है, देखो ये तो आप देखो समझते हो, ये इस चीज का मतलब पता ही क्या कह रहा है, कर्जे बढ़ने से क्या होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरेगी ना, कर्जे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरेगी ना। तो इसमें कर्जे बढ़े एल में, लेकिन ये कहता है उससे 30% कम गिरेगी इक्विटी, जितने कर्जे बढ़ेंगे। ऐसे ही होता था, कर्जे 20 के बढ़ते थे, इक्विटी गिरेगी। वो कहता है टैक्स 30% है, तो 30% कम, 35 है, 35% कम गिरेगी। 20 लाख का 35% कम गिरेगी, यानी कितने गिरेगी, 65%। तो 13 लाख गिरेगी, 20 के कर्जे बढ़ेंगे, तो ओवरऑल फायदा कितना हो गया, 7 लाख का वैल्यू ऑफ फर्म पे बेनिफिट है। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई, 46 लाख। समझ आ गया।
बोलो कोई डाउट? हो जाएगा ये। तो आपको मोदिग्लियानी मिलर की अप्रोच समझ आ गई, वो कैसे कह रहा था कि वैल्यू ऑफ फर्म और आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है। मेन टॉपिक जो क्रक्स है ना इस चैप्टर का, वो क्रक्स ये है, ये वाले क्वेश्चंस, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम या मोदिग्लियानी की विदाउट टैक्स वाली अप्रोच, और ये टैक्स वाली अप्रोच क्या इफेक्ट है। एक क्वेश्चन और पड़ा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में वही है, पुरानी नेट इनकम अप्रोच और मोदिग्लियानी वाली नेट ऑपरेटिंग, मतलब वो एक ही बात है, जिसमें कहता है फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें ऐसे ही करना, आप मोदिग्लियानी वाले में कर्ज आ गया तो टैक्स की रेट आ गई, तो क्या पहले बिना कर्ज वाली की वैल्यू निकाल के फिर उसमें क्या जोड़ देना, डेट इनटू टैक्स की रेट लगा के जोड़ देना, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। बोलो कोई डाउट? हो जाएगा। तो इस तरह से 1 to 9 क्वेश्चन ये वाले कर लेंगे। ठीक, और वो हो गए कॉस्ट बायबैक सारा कर दिए, बायबैक वाले मंडे देखते हैं फिर।